हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणक। गुणक की अवधारणा बीए पार्ट सेकंड वालों के लिए और एमए पीवीएस मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्लासेस के लिए उपयोगी है। गुणक को पढ़ने से पहले हमको दो तीन कंसेप्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिटीज़ क्या है, कंजप्शन फंक्शन क्या है, टैक्स फंक्शन क्या है। इन सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद ही हम लोग गुणक का गणना कर सकते हैं, गुणक की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। वैसे तो हमने इसको नेशनल इनकम के अंदर पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका बाजार मूल्यों पर योग जीएनपी कहलाता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्यों पर योग जीएनपी कहलाता है। तो ये दो प्रकार से काउंट होता है, एक इनकम से और दूसरा एक्सपेंडिचर से। तो जो एक्सपेंडिचर है वो है C + I + G + X - M, जो कि हम सब लोग जानते हैं। C फॉर कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट एंड M इम्पोर्ट हो गया। यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का जो होता है नेट वैल्यू, उसको अपन उपभोग, विनियोग और सरकारी खर्च में जोड़ देंगे तो हमको जीएनपी प्राप्त हो जाएगा खर्च विधि से। दूसरा है आय विधि से। आय विधि में है आपके C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग, T फॉर ट्रांजैक्शन एंड R फॉर प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। जो कंपनियां विदेशियों को ट्रांसफ़र करती है पेमेंट्स, वो RF होता है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। लेकिन इसमें S अलग चीज़ है। S जो है वो है ग्रॉस प्राइवेट सेविंग। इसमें बिजनेस सेविंग को शामिल किया जाता है, पर्सनल सेविंग को शामिल किया जाता है और डेप्रिसिएशन को भी शामिल किया जाता है। दूसरा है नेट टैक्स रेवेन्यूज़। टैक्स रेवेन्यूज़ जो प्राप्त होता है उसमें जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं उनको घटा देते हैं, और नेट इंटरेस्ट जिसका भुगतान किया गया है और नेट सब्सिडीज़ जो है, इन दोनों का अंतर जो होता है वो नेट टैक्स रेवेन्यूज़ कहलाता है। इस प्रकार से जीएनपी के दो भाग हो गए, एक एक्सपेंडिचर वे से और दूसरा इनकम से। अब जीएनपी आइडेंटिटीज बंद अर्थव्यवस्था के लिए हो जाएगा C + I + G बराबर C + S + T, या ना उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा और इधर उसके अंदर RF नहीं होगा, यानी जो ट्रांसफर पेमेंट्स फॉरेनर्स को होता है वो नहीं होगा, केवल डोमेस्टिक ट्रांसफर पेमेंट्स ही इसके अंदर शामिल होगा। तो इसमें Y जो कि जीएनपी है, तो C + I + G को बाजार कीमतों पर जोड़ा जाता है, इसलिए इसके अंदर क्या शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। लेकिन जब अपन एनएनपी ज्ञात करेंगे तो इस जीएनपी में से हम क्या करेंगे, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस को हम घटा देंगे, और यही कैपिटल कंजप्शन अलाउंस जो होता है I और S का जो नेट ज्ञात करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और नेट सेविंग ज्ञात करते हैं, तो भी आपको कैपिटल कंजप्शन अलाउंस को उसमें से घटाना पड़ेगा। जो ग्रॉस सेविंग है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसमें से CCA घटाने से नेट इन्वेस्टमेंट और नेट सेविंग प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से Y बराबर NI होगा, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाएगा NNP में से। ये हो गया NNP। NNP का मतलब नेट होता है, और नेट को ज्ञात करने के लिए आपको C + I + G जो है उसके दोनों भाग I और S को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो ही आपको नेट इन्वेस्टमेंट और नेट सेविंग प्राप्त हो जाता है आपको NNP प्राप्त हो जाएगा, और जो ही आपको NNP प्राप्त होता है उस NNP में से अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो आपको NI प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसमें हम C को लेंगे, एक तो कंजप्शन को, दूसरा नेट I लेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट को लेंगे, और तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे। और ये सब किस पे होते हैं, फैक्टर प्राइसेस पर होता है। अगर इनको फैक्टर प्राइसेस पर आंका जाता है तो ये क्या बन जाता है, NI बन जाता है। इस प्रकार से ये जीएनपी आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट हो गया। अब एक कंसेप्ट और समझना जरूरी है कि नॉमिनल जीएनपी क्या होता है और रियल जीएनपी क्या होता है। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन और मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अच्छा, जो वास्तविक होता है वो
आपके ये है कि y बराबर पी वाई हो जाता है, यानी नॉमिनल जीएनपी इज प्राइस कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय रियल आउटपुट कंपोनेंट। जो नॉमिनल जीएनपी है जो कि कैपिटल वाई में दर्शाया गया है यहाँ पे, वो होता है प्राइस कंपोनेंट पी मल्टीप्लाइड बाय रियल आउटपुट कंपोनेंट, यानी स्मॉल वाई। स्मॉल वाई जो है वो रियल आउटपुट है। अगर हम रियल आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नॉमिनल जीएनपी प्राप्त हो जाता है। ये बात समझने की है। और रियल आउटपुट इज मेजर्ड बाय डिफ्लेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट इन नॉमिनल टर्म्स। जो रियल आउटपुट होता है वो किससे डिफ्लेट होता है? प्राइस कंपोनेंट से। यानी जो भी चर है उस चर का अगर आपको रियल वैल्यू निकालनी है तो उसका प्राइस कंपोनेंट जो होगा उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि सी है तो उपभोक्ता सूचकांक से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आई है तो आई को आई के सूचकांक से, और जी है तो जी के सूचकांक को से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। द रियल सी, आई एंड जी कंपोनेंट्स आर एडेड अप टू द रियल आउटपुट वाई। अगर हम रियल सी, आई और जी का जोड़ करते हैं तो हमको रियल आउटपुट प्राप्त होता है। और रियल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके रिलेवेंट प्राइस इंडाइसेस से उसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। रियल प्राइस इंडाइसेस, जैसे कि हम y को क्या कहते हैं? पी वाई कहते हैं, तो इससे प्राइस से करते हैं। उसी प्रकार सी कंजप्शन जो ग्रॉस कंजप्शन है उसको रियल कंजप्शन में कन्वर्ट करना है तो हमको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बेसिक रियल आउटपुट आइडेंटिटी जो होती है वो इस प्रकार से हो जाती है, सी प्लस आई प्लस जी, ये रियल कंपोनेंट्स हो गए सारे, इज इक्वल टू रियल जीएनपी बराबर सी प्लस एस प्लस टी, ये भी रियल कंपोनेंट्स हैं। तो अगर रियल कंपोनेंट है तो ये स्मॉल हो जाएंगी, सी प्लस आई प्लस जी, और ये हो जाएगा सी प्लस एस प्लस टी। अब देखिए टैक्स कंजप्शन और सेविंग फंक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेविंग भी आई का फलन होती है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो ये सेविंग का फंक्शन हो गया और 45 डिग्री के एंगल पर हो गया ये वाला। और दूसरा टैक्स जो होता है वो भी क्या करता है? अगर आपकी आय ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव टैक्स है तो क्या करेगा? टैक्स बढ़ता जाएगा। देखिए इस आय पर टैक्स इतना सा है, फिर जैसे आय बढ़ती गई वो टैक्स भी बढ़ता गया। तो जो ये सेविंग बढ़ती है आय के साथ साथ, और टैक्स भी बढ़ता है आय के साथ साथ, और कंजप्शन भी बढ़ता है क्योंकि एमपीसी है। एमपीसी जो होती है वो आय का फलन होती है, और आय बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए सी प्लस एस होता है, यानी इन दोनों का जोड़ जो होता है वो वाई के बराबर होता है। ये एस है और ये सी है, तो ये तो हो गया सी और ये हो गया एस, दोनों मिलकर के क्या हो गया? ये वाई का कंपोनेंट हो गया। और इस वाई का फलन क्या होता है? टैक्स होता है, टी वाई होता है। यानी किसी कोई ना कोई परसेंटेज होगा। अगर 10% है 100 रुपये आए तो 10 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये आए है तो 10% है तो 100 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स जो फलन होता है वो भी आय का पॉजिटिव फलन होता है। कंजप्शन जो होता है वो इस प्रकार का फलन होता है, वाई जीरो माइनस टी वाई जीरो होता है। यानी टैक्स की राशि को काट करके जो राशि बचती है उसका कंजप्शन जो होता है वो फलन होता है, यानी डिस्पोजेबल इनकम का फलन होता है। और ये सेविंग है, सेविंग भी डिस्पोजेबल इनकम का फलन होती है, क्योंकि टैक्स की राशि काटने के बाद ही जो राशि बचती है उसको हम सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेविंग और कंजप्शन जो होता है वो डिस्पोजेबल इनकम के फलन होता है। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो आय है उस आय में आपको टैक्स को घटा देना है। टैक्स घटाने के बाद में जो आय बचती है वो खर्च योग्य आय है, और ये दोनों खर्च योग्य आय के फलन होते हैं। अगला इनको मैथमेटिकली दर्शाया गया है, टी इज द फंक्शन ऑफ टी वाई, यानी टी का जो ढाल होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ये ग्रेटर देन जीरो है। और टैक्स पेमेंट आर एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी आय की वृद्धि के साथ साथ टैक्स पेमेंट भी क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है, एज पर टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो खर्च योग्य आय के फलन होते हैं, उपभोग खर्च और जो बचत होता है। यानी y इज इक्वल टू वाई माइनस टी वाई। टी वाई का क्या हो गया? कर, यानी y जो है उसका अगर आप 10% कर लगाया जाता है तो 10% को उस y से गुणा करेंगे और वो टैक्स कंपोनेंट बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो आय बचती है वो क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड पेनल्टी।
इसी प्रकार से c क्या होता है, c इज द फंक्शन ऑफ c y माइनस डी वाई, वाई माइनस डी वाई, यानी उस आय का फलन होता है जो कि टैक्स का भुगतान करने के बाद में बचती है, तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो गया। और ये भी क्या होता है, इसका भी ग्रेटर देन जीरो होता है, ढाल पॉजिटिव होता है। और एस भी क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का फलन होता है, यानी एस वाई माइनस टी वाई हो गया। तो एस का जो ढाल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा। यानी इन तीनों के ढाल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टैक्स फलन का ढाल भी पॉजिटिव, कंजप्शन फंक्शन का ढाल भी पॉजिटिव और सेविंग फंक्शन का ढाल भी पॉजिटिव। क्योंकि टैक्स जो होता है वो क्या होता है, आय का, बढ़ती हुई आय का फलन होता है। उसी प्रकार से सेविंग और कंजप्शन जो होते हैं वो किसके फलन होते हैं, डिस्पोजेबल इनकम के फलन होते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको s प्लस टी करें, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेवें, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर, s के लिए लिखेंगे अपन s ब्रैकेट y माइनस टी वाई, ये तो s फलन हो गया। और t चूंकि यहाँ क्रॉस है तो इसको अपन फलन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज द फलन ऑफ टी वाई, यानी ये ऊपर की जो दोनों समीकरण है उन दोनों का हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, मान रख दिया, s का रख दिया और t का रख दिया। तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अपन अगर आउटलाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, d s प्लस टी हो जाएगा, ये s प्लस टी हो जाएगा। s का अवकलन हो गया s डैश, यानी बचत फलन का ढाल हो जाएगा, और y का dy और t का क्या हो जाएगा, t का ढाल हो जाएगा, और y का फिर dy हो गया, t का फिर t डैश यानी t का ढाल और dy हो गया। यानी बचत फलन है तो बचत फलन का ढाल हो जाएगा, कर फलन है तो कर फलन का ढाल हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो ds प्लस टी डिवाइडेड बाई डी वाई, यानी इधर से मैंने डी वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से भी डी वाई, यहाँ से भी डी वाई और यहाँ से भी डी वाई कॉमन ले लिया, तो ये डी वाई इधर नीचे आ गया, एस प्लस टी डिवाइडेड बाई डी वाई हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, एस डैश हो गया, ये डी वाई बाहर चला गया तो 1 माइनस टी डैश, 1 माइनस टी डैश प्लस टी डैश हो गया। और अगर प्राइवेट सेविंग 20% है और टैक्स रेवेन्यू 20% है, तो देखिए क्या होता है, तो डी एस प्लस टी डिवाइडेड बाई डी वाई बराबर 0.2 हो गया, प्राइवेट सेविंग 0.2 हो गया, 0.2 माइनस टैक्स भी कह रहा है कि ये 20% है, तो 1 माइनस 0.2 हो गया और प्लस 0.2 हो गया। 0.2 इंटू यह क्या आ जाएगा 0.8, तो 0.2 को 0.8 से गुणा करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 0.2 है तो 0.2 इसमें जुड़ जाएगा, 0.16 प्लस 0.2 बराबर क्या हो गया 0.2, ये यहाँ पर 0.36 होगा। दैट इज अबाउट 18% ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल गो टू टैक्सेस एंड सेविंग्स। ये 0.20 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 0.36 होगा, 36 होगा, यानी दैट इज अबाउट 30%, 36% ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम विल गो टू टैक्सेस एंड सेविंग, यानी आय की जो 36% की वृद्धि जो होगी वो किस में चली जाएगी, टैक्स में चली जाएगी और सेविंग में चली जाएगी, 36% के बराबर जो। इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगले में पढ़ेंगे हम एक्सपेंडिचर मल्टीप्लियर का किस प्रकार से हम डेरिवेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।